बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट, दिस इज द पार्ट 2 वीडियो ऑफ डाइपोल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा था कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डाइपोल की वजह से। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके साथ क्या होता है, क्या फोर्स लगेगा, क्या टॉर्क लगेगा। So उस बेस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हिच आर गुड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो वॉच टिल द एंड टू ग्रास्प एज मेनी कॉन्सेप्ट एज यू कैन। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था डाइपोल विच इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। अब इस डाइपोल को हम प्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर देखते हैं इसके साथ क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी डाइपोल से एक्सियल एक्सिस पर और इक्वेटोरियल लाइन पर और एक जनरल पॉइंट पर। ओके और अब हम देख रहे हैं कि एक डाइपोल जो यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड पैरेलली स्पेस्ड लाइंस हो जाएंगी और इसके अंदर हम रख देते हैं एक डाइपोल। हमने यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया, कुछ इस तरीके से रखा है विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ क्योंकि डाइपोल है तो एक माइनस का चार्ज होगा इस पर और एक प्लस का चार्ज होगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस जिसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं, जिसको हमने 2l ले लिया बाय कन्वेंशन। नाउ इफ इट इज प्लेस्ड लाइक दिस तो इसके ऊपर क्या होगा, हम कह देते हैं कि इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा, इट्स मेकिंग सम एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके नाउ ध्यान से समझो अब यहाँ पे क्या क्या इसके साथ होता है। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर जगह पे जो फील्ड होगी वो सेम होगी, राइट। तो उस फील्ड और यहाँ चार्ज रखा है तो इसमें फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा विच इज QE। इसमें पूरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E स्ट्रेंथ की, ठीक है। और इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा विच इज QE। ओके नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, अपोजिट फोर्स एक्ट्स ऑन द डाइपोल, राइट। तो जो यहाँ पे फोर्स नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 फर्स्ट थिंग। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट, राइट। क्योंकि जैसे अगर ये डाइपोल है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में है एंड सेपरेटेड बाय दिस लाइन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है तो कपल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और कपल फोर्स क्या करता है, इसको रोटेट करेगा एंड विल रोटेट द डाइपोल। ओके तो कंक्लूजन क्या हमें मिला जब ये यूनिफॉर्म फील्ड में है, व्हेन डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म फील्ड तो उस पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है उस पे। अ टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल टू रोटेट इट, ठीक है। और जो नेट फोर्स है F नेट वो 0 होगा, दैट इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन इज देयर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो टॉर्क लग रहा है वो इस पे कितना लग रहा है। पहले अच्छे से यूनिफॉर्म की बात करते हैं फिर नॉन यूनिफॉर्म पे चलेंगे। ओके अब अपन समझते हैं टॉर्क इसके ऊपर कितना लगेगा।
हमने देखा कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल स्पेस, इसके अंदर आपके पास एक डाइपोल रखा गया है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा। नाउ द फोर्स, यहाँ पे जो चार्ज है दैट वाज माइनस क्यू, यहाँ पे जो चार्ज है वो है प्लस क्यू। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। सो यहाँ पर हमने देखा था कि F नेट तो सीधा सीधा 0 हो गया है, लेकिन हम यहाँ पे टॉर्क देखें तो टॉर्क क्या होता है, बेसिकली फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, तो दोनों फोर्सेस सेम है तो कोई भी एक फोर्स ले लो एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ जो ये फोर्स लग रहा है इसका लाइन ये है, इसका लाइन ये है, तो दिस वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2l, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, दिस इज परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेन्यूज, so perpendicular upon hypotenuse is sin theta, so this will be 2l sin theta which is the perpendicular distance। तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू 2l sin theta and that force is equals to QE, so QE into 2l sin theta, और जो Q into 2l है that is your P, डाइपोल मोमेंट, राइट। तो हम इसको यहां से रिप्लेस करके टॉर्क को लिख सकते हैं PE sin theta, and this is what, a vector product, so we can also write this as theta is equals to P cross E, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी इसकी वो परपेंडिकुलर होगी टू बोथ P एंड E प्लेन के, और P क्रॉस E कर लो, मतलब IJ के गैप से भी निकाल सकते हो, राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। यूनिट देखें इसकी तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कोलाम इनटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन अपॉन में कोलाम, तो बेसिकली न्यूटन मीटर हो जाएगी। वैसे भी फोर्स इंटू डिस्टेंस करे तो न्यूटन मीटर ही आनी थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तीन बेसिकली। अगर मेरा थीटा एंगल 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पे मतलब कि डाइपोल इज बेसिकली पैरेलल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, राइट। तो अगर ये पैरेलल है तो टॉर्क क्या हो गया, सीधा सीधा 0। फोर्स तो पहले से ही 0 चल रहा था, टॉर्क भी 0 आ गया, तो यहां पर ये एक इक्विलिब्रियम में है। अब स्टेबल अनस्टेबल वो अपन बाद में देखेंगे, बट इक्विलिब्रियम तो है। अगर थीटा 90 डिग्री है, दैट इज डाइपोल P इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा विच इज PE। साइन 90 इज 1, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये एकदम अनस्टेबल स्टेट में ये घूमेगा, यहाँ पे रोटेट करेगा, यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है। एंड सिमिलरली जब थीटा 180 डिग्री है तभी भी कुछ नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर जो डाइपोल है वो एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, बट टॉर्क जो है दैट इज 0, और अभी भी ये इक्विलिब्रियम में है। अभी कौन से इक्विलिब्रियम है, स्टेबल अनस्टेबल, वो हम देखेंगे, बट ये इक्विलिब्रियम है। ओके, सो द टॉर्क जो उसके ऊपर लगेगा वो कितना हो जाएगा, P क्रॉस E, वेयर P इज द डाइपोल मूवमेंट एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड थीटा जो है इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस डायरेक्शन में लाइन है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम में कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। ओके, तो अनस्टेबल स्टेबल है, अनस्टेबल, उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो ध्यान से समझना, हम पहले निकालते हैं वर्क डन बाय द फील्ड टू रोटेट द डाइपोल,
ठीक है, कितना काम हुआ है। तो सपोज करते हैं, सपोज कि डाइपोल रोटेट बाय डी थीटा एंगल से, डी थीटा एंगल, देन स्मॉल वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स अगर यहाँ पे टॉर्क है तो डिस्टेंस हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो देन डी डब्ल्यू विल बी, टॉर्क आपके पास है पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, to rotate the dipole from theta 1 to theta 2, to rotate the dipole from theta 1 to theta 2, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क डन विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। नाउ पी ई, डायपोल मोमेंट फिक्स रहेगा क्योंकि चार्ज फिक्स है, डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लिए रखी है, दे आर कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट गई थीटा 1 से थीटा 2, माइनस बाहर निकाला, अंदर जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, माइनस वापस अंदर भेजा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके ओके, तो यहां पे जो तुम्हारा वर्क डन आया है दैट इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ध्यान से देखो तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो तुम्हारे वर्क डन के बराबर है, लेकिन यहां जो वर्क डन है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, दैट मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, क्योंकि जनरली क्या होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बट बाहर माइनस है तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होगा। तो जो वर्क डन होता है ऑन द डाइपोल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और जो टॉर्क होता है वर्क डन ऑन द डाइपोल बाय टॉर्क से निकालोगे वो वाला वर्क डन तुम्हारा प्लस पॉजिटिव एनर्जी होगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। अब इसी को अगर अपन आगे देखें, ये तुम्हारे पास वर्क डन का ही एक्सप्रेशन आया विच इज यू फाइनल पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो हम एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लेते हैं, जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी देखते थे तो ग्राउंड लेवल को हमने 0 पे मानते थे कि भाई दैट इज आवर बेस, वो हमारे एक रेफरेंस पॉइंट है, वहां की पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मान लेते थे। या जब हम स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी लेते थे तभी भी हम क्या करते थे कि जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां 0 है। तो हमने कंसीडर करा कि जो डाइपोल है वो मूव कर रहा है, कंसीडर द डाइपोल मूव फ्रॉम थीटा 90 डिग्री से, और 90 डिग्री हमने इसका क्या लिया है रेफरेंस पॉइंट, where potential energy is 0, where potential is 0, ठीक है, टू सम एंगल थीटा तक, टू सम एंगल थीटा। तो जो तुम्हारा वर्क डन है या जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आएगी, थीटा 1 की जगह रख दो 90 cos 90 माइनस कॉस थीटा, cos 90 minus cos theta, तो this will 0 and this gives you minus PE cos theta। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपकी डाइपोल की ड्यू टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज माइनस PE cos theta, जिसको मैं माइनस P डॉट E भी लिख सकती हूँ। फाइन, नाउ यहाँ पे ध्यान से समझना, अगेन 3 केसेस अगर हम देखें जिसमें थीटा, देखो 90 डिग्री पर तो ये
वैसे भी 0 होगी क्योंकि मैक्सिमम रोटेशन है। तो 0 डिग्री पे जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है वो आ रही है माइनस पीई। तो जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होता है स्टेबल। तो 0 डिग्री पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, थीटा 90 डिग्री है, टॉर्क मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली 0 है, राइट। और थीटा जब 180 डिग्री है तभी भी वो इक्विलिब्रियम में था, बट यहां पर ये प्लस पीई आ रहा है क्योंकि cos 180 इज -1 और प्लस पीई पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हमने दो चीजें समझी थी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पर इक्विलिब्रियम है, बट 0 पे वो स्टेबल में है और 180 पे वो अनस्टेबल है। ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड विथ अ डायपोल। जब उसको हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, उस पर एक टॉर्क लगा विच इज पीई साइन थीटा या पी क्रॉस ई। मैक्सिमम होगा जब वो 90 डिग्री पर होगा, मोस्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, वो रोटेट करेगा। एंड व्हेन इट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल तब वो इक्विलिब्रियम होगा, तब उस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क 0 होगा। 0 पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, जब 180 डिग्री है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, तो दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन फ्रॉम पी एंड डी। मतलब कि इसका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और जो P का डायरेक्शन है डाइपोल का वो भी ऐसा है। तो ऐसा होगा कब, जब इधर होगा माइनस क्यू, इधर होगा प्लस क्यू। सॉरी, ये प्लस होगा, माइनस होगा, ये 180 डिग्री है ना तो ये अपोजिट जाएगा। तो ये माइनस हुआ तो ये डाइपोल इधर चला गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल को मैंने ऐसे रखा कि इसका P इसकी डायरेक्शन में ही है, तो वो कब होगा, जब माइनस का इधर होगा, प्लस का इधर होगा। So this is plus minus. Okay, so you can see from the direction of dipole moment. अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। So we have a question in which an electric dipole of dipole moment P है is placed in a uniform electric field E में at the expression for torque experienced by the dipole. expression for torque लिखना है। तो ये हम जान ही चुके हैं कि जो टॉर्क है वो तुम्हारे पास P क्रॉस E है या फिर PE sin थीटा। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इन एक्सप्रेशन। तो इसमें जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं वो ये है कि टॉर्क एंड पी। टॉर्क इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो टॉर्क एंड पी एक पेयर ऑफ वेक्टर्स हो गया, और टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। एंड नेक्स्ट है शो डायग्रामेटिकली द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन फील्ड फॉर विच द टॉर्क इज मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम होता है एट थीटा 90 डिग्री पर। तो अगर हमें इसका डायग्राम बनाना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो पैरेलल, और इसके परपेंडिकुलर डाइपोल रख दो माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। एंड हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू है तुम्हारे पास पीई मैक्स, तो टो जो है वो हाफ ऑफ टो मैक्सिमम हो जाए, दैट इज पीई बाय 2। और पीई बाय 2 कब होगा, जब साइन 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 साइन 30 इज हाफ, राइट। तो वैसे रख दो। अब इसको कैसे बनाएंगे अपन, देखो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और डाइपोल का डायरेक्शन, तो डाइपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू प्लस क्यू, इस डायरेक्शन में P है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहां से जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। और 0 हो, तो 0 कब कब होता है, एट 0 डिग्री पर पे और 180 दोनों पे टॉर्क 0 होता है। तो बना दो, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बार डाइपोल को इसके साथ अलाइन कर दो, ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये P है, ये E है, एट थीटा 0 डिग्री पर, और एक बार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस ऑफ 0.1 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टॉर्क मैक्सिमम विच इज PE थीटा 90 डिग्री, P निकालो, चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इज 0.1 माइक्रो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 to the power 5। तो ये हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, दैट वुड बी 2 - 8
+5 इज -3 और -4 हो जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, सिंपल। ओके, नाउ वी हैव डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल in a non-uniform electric field, in a non-uniform electric field। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ इस तरीके की, राइट, और इसमें तुम्हारा रखा गया है डाइपोल। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, तो जो फोर्स लगेगा वो भी डिफरेंट होगा। यहाँ पे लेट से फोर्स लग रहा है QE1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और यहाँ लग रहा है QE2। ओके, तो दैट मीन्स द F1 फोर्स इज QE1 और F2 फोर्स इज QE2। तो जो F नेट है वो कुछ F2 माइनस F1 होगा, या F1 माइनस F2 मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इज नॉट इक्वल टू 0। एंड ड्यू टू दिस, क्योंकि नेट फोर्स भी और टॉर्क तो लगेगा ही, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो टॉर्क विल अप्लाइड ऑन इट। ये सबसे पहले तो F नेट एक्ट्स ऑन डाइपोल, ठीक है, एंड ट्रांसलेटेड, मतलब वो आगे मूव करेगा उसे, एंड ट्रांसलेट द डाइपोल इन फील्ड। और टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क ऑल्सो रोटेट द डाइपोल। तो यहां पर ये गोल भी घूमेगा और आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, यहां अपन फोकस करते हैं कि इधर ये एफ नेट कितना जाएगा। टॉर्क तो लगी रहे P क्रॉस E से, बट एफ नेट कितना लग रहा है वो अपन एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करो कि जो नेट फोर्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन सबसे पहले तो डाइपोल मूवमेंट पर, कि उसका डाइपोल मूवमेंट क्या है, क्योंकि QE है डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइपोल। दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल की डाइपोल किस तरीके से ओरिएंट है। और तीसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से चेंज हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि हाउ रैपिडली इट चेंजिंग, हाउ रैपिडली इट चेंजेस। तो ये नेट फोर्स है। अब यहां पर हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। पहला अजम्पशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस डायरेक्शन में वो स्टेडीली इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस स्टेडीली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में, मतलब जो ये फील्ड का डायरेक्शन है उसमें जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी फील्ड इंक्रीज होती जा रही है। क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो जा रही है, तो थोड़ा सा हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो अभी इस दो असम्पशन से हमने कंसीडर करा कि एक ही डायरेक्शन, ऐसे नहीं कि कोई इधर जा रही है, कोई वापस आ रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, नहीं, एक फिक्स कांस्टेंट डायरेक्शन हो। जैसे हम उस कांस्टेंट डायरेक्शन में आगे बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होती जा रही है। तो अब इसके ऊपर हम 2 केसेस देखते हैं। कैसे देखें? फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, और मैंने अजम्पशन के हिसाब से कहा कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है वहां पे वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और यहाँ पे वो वीक फील्ड है। अब इसमें जो डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से रखा गया है, यहाँ -q है, ये +q है, और ये p वेक्टर है, ठीक है, इन द डायरेक्शन।
अब इधर जो फोर्स लगेगा वो कुछ होगा F1 विच इज QE1 और माइनस में इधर लगेगा फोर्स F2 विच इज इक्वल्स टू QE2। नाउ ये तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो स्ट्रॉन्ग में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा विच इम्प्लाइज कि वहां पे फोर्स भी ज्यादा होगा। तो हम F नेट देखें तो वो हो जाएगा F1 माइनस F2, मतलब कि इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है तो डाइपोल इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज डाइपोल मूव्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, from weak to strong field when it is placed parallel to electric field. When it is placed parallel to electric field. ठीक है, तो जब डायपोल मूवमेंट पैरेलल होगा तब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेगा वीक से, और अगर एंटी पैरेलल हुआ तो क्या होगा, तो हम इसको एक बार एंटी पैरेलल रख देते हैं। सेकेंड केस में व्हेन P वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है, और डाइपोल कुछ इस तरीके से रखा गया है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, दैट इज डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। अब क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसमें माइनस है तो इस पर डायरेक्शन इस तरफ लगेगा, F1 इज इक्वल्स टू QE1, क्योंकि माइनस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। प्लस पे जो फोर्स है वो इधर लगेगा F2 विच इज इक्वल्स QE2, एंड वी नो कि E1 इज ग्रेटर देन E2 क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो जो फोर्स होगा फर्स्ट का वो बड़ा होगा सेकेंड से। तो नेट अगर हम फोर्स देखें वो होगा F1 माइनस F2, देन F1 इस डायरेक्शन में, मतलब वो वीक की तरफ है, तो वो डाइपोल किधर जाएगा, वीक की तरफ जाएगा जब वो एंटी पैरेलल रखा है। तो जो डाइपोल है मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड व्हेन P डाइपोल मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा वो अपन चेक करते हैं। ओके, अब इसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वो क्या होगा। ठीक है, तो सपोज करो कि तुम्हारा कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पास है लाइन, यहाँ पे वीक फील्ड है, और डाइपोल तुम्हारा कुछ इस तरीके से रखा गया है, इधर माइनस ले लो इधर प्लस ले लो तो डाइपोल मूवमेंट भी इधर ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, और फोर्स कैसे लग रहे हैं, प्लस पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा Q E A ले लेते हैं इधर, और इधर ले लेते हैं Q E B। सो जो E A का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होगा E B के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा F नेट आया वो कितना होगा, क्योंकि E A वाला बड़ा है, सॉरी E B वाला बड़ा होगा बिकॉज E A छोटा होगा और E B बड़ा होगा। ओके, इसको भी स्मॉल ही कर देते हैं। सो योर मैग्नीट्यूड ऑफ B इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन A से, सो F नेट अब आपके पास कितना हो जाएगा, E B माइनस E A, जो फोर्स लग रहा है B पे माइनस जो फोर्स लग रहा है A पे, तो B वाला हो जाएगा Q E B माइनस Q E A, Q बाहर निकाला अंदर रह गया E A माइनस E B माइनस E A। नाउ
लेट टेक द डाइपोल लेंथ टू बी d, ठीक है। और मैंने क्या करा, ऊपर d से मल्टीप्लाई करा और इधर d से डिवाइड करा, तो q चार्ज इनटू डिस्टेंस जो है वो डाइपोल मोमेंट p बन जाएगा, एंड दिस इज EB माइनस EA। देखो मैंने अभी जनरलाइज लिया है, इट कैन बी एनीवेयर, मतलब ये उल्टा भी हो सकता है कि इधर ज्यादा हो उधर हो, तो इसका डायरेक्शन इधर है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड में EB माइनस EA अपॉन में d। और इसको हम और ध्यान से देखिए तो ये दिख रहा है कि d जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है। इसको हम देख सकते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। और जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिस्टेंस का, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं P डेल्टा E चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में डेल्टा L विद डिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट, ग्रेडियंट। एंड ग्रेडियंट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के साथ क्या चेंज आ रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। ओके, और अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो जो तुम्हारा फोर्स हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तुम देख चुके हो, P DE बाय DX, या डिस्टेंस y dz कुछ भी ले लो, dr ले लो। और डायरेक्शन देखने तुम देख सकते हो कि भाई पैरेलल है एंटी पैरेलल है, तो हमें पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला to calculate the force when a dipole is placed in a non-uniform electric field. Okay. So in the next question we have a certain region of space. In a certain region of space, electric field is along the z direction throughout. The magnitude of electric field is, however, not constant, but increasing uniformly along z direction at a rate of this. That means तुम्हें जो change electric field है along z वो है 10 to the power 5 न्यूटन पर कोलॉमीटर। यूनिट से भी चेक कर सकते हो कि तुम्हें चेंज गिवन है। फोर्स एंड टॉर्क निकालना फॉर सिस्टम हैविंग P इक्वल्स टू 10 to the power -7 किलोमीटर। ये है नेगेटिव z डायरेक्शन में और ये है अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन में होगा, क्योंकि कुछ मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट अपन ये ले सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर हम फोर्स देखें तो मैंने बताया है दैट इज P मैग्नीट्यूड ऑफ DE बाई DZ। सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 to the power -2 न्यूटन आ गया। और टॉर्क की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, 0 हो जाएगा एज थीटा इज 180 डिग्री। ओके, तो सिंपल सा था। अब आगे करते हैं। Okay, so the next question, you have two dipoles of dipole moment P1 and P2 are aligned along the x-axis and separated by a distance r as shown। मतलब ये r distance है, दोनों axial line पर है। और हमें क्या निकालना है, find the magnitude of force of interaction between the dipole। दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। पहली चीज तो फोर्स ये इस पे लगाएगा, वही फोर्स इस पे होगा, तो एक निकाल लेते हैं, दूसरा वाला सेम होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल से वो कितनी होगी। अब फर्स्ट डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक्सियल लाइन पर है तो 2K P1 अपॉन में r क्यूब होगी। एंड ये क्या है, एक कांस्टेंट फील्ड तो है नहीं, वेरिंग फील्ड है, वेरिंग फील्ड है, तो इसका हम निकालते हैं ग्रेडियंट, दैट इज DE1 और r डिस्टेंस के साथ ही चेंज हो रही है। तो 2K P1 और इसका करेंगे तो -3 आगा आगे और हो जाएगा -4, दैट इज -6K P1 अपॉन में r की पावर 4। जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सेकेंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट, वो कितना होगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो डाइपोल सेकेंड का और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट की वजह से चेंज हो रही है। ओके, तो ये हो जाएगी
ये पुट कर दो, सो P2 इंटू -6k P1 अपॉन में r की पावर 4, सो दैट इज इक्वल्स टू -6k P1 P2 अपॉन में r की पावर 4, और इतना ही फोर्स फर्स्ट लगाएगा सेकेंड पे, ठीक है, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग है तो उसके लिए हमें उसका ग्रेडियंट निकाल करके और डायपोल से मल्टीप्लाई करना है. इन द केस ऑफ डायपोल के अंदर जब एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है. किसकी नॉन यूनिफॉर्म है? P1 की है. मैं P1 की फील्ड निकाल के उसका ग्रेडियंट निकाला कि कैसे चेंज हो रही है, एंड देन उसके डायपोल से मल्टीप्लाई करा तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसकी फील्ड से वो आ जाएगा. देखो सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, बट अब जो डायपोल है वो एक दूसरे से मतलब परपेंडिकुलर हो गए एक्सिस के. तो दैट मीन्स इस केस के अंदर हमें इक्विलेटरल वाली फील्ड निकालनी है. तो वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना, तो P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल वो हम लिख लेते हैं E1. अब क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर है तो ये हो जाएगी KP1/r3, और इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो हो जाएगा -3k P1/r की पावर 4. सिंपल सी चीज है. एंड देन इसके ऊपर हमें फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो सेकंड वाले का डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट की वजह से चेंज हो रही है, दैट इज -3k P1 P2/r की पावर 4. ओके, सो दिस गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो सेकंड पे लग रहा है फर्स्ट पे, वही फोर्स लगेगा फर्स्ट पे सेकंड की वजह से. सो बस ध्यान रखना कि फील्ड निकालना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो फोर्स आ जाएगा डाइपोल पर इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में. अब अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो ध्यान से समझना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है. दो अगर इसका डाइपोल मोमेंट इधर है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो जो फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. दैट मीन्स योर F21 इज इक्वल्स टू -3k P1 P2 अपॉन में r की पावर 4. नीचे लग रहा है दैट इज -j कैप, एंड दैट वुड बी 3k P1 P2 अपॉन में r की पावर 4 प्लस j कैप. ठीक है, सिमिलरली ये भी उतना ही लगाएगा नीचे F12. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल एंड कि उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड एवरीथिंग, फोर्स कैसे लगेगा, एंड वी हैव डन सम न्यूमेरिकल्स. सो इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, फ्लक्स पढ़ेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्ट देखेंगे. And after then the completion of that electrostats part 1, we will do some more numericals from different books, and which is good for your competitive exam. So thank you for watching this video, and do like and subscribe for more such videos.